पानी धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। उधर आसमान में उड़ते हुए मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। नेक्रोमेंसर नाइट को देखते ही मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे इंस्टेंट सेलेस्टियल ड्रैगन ब्रीथ छोड़ दिया। लेकिन हमला खत्म होने के बाद मेरी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। मरा नहीं, इतना भी डैमेज नहीं हुआ। मैं सचमुच हैरान रह गया। मेरे हिसाब से भले ही एक ड्रैगन ब्रीथ उसे मार ना पाता, लेकिन उसकी कम से कम आधी हेल्थ तो गायब हो जानी चाहिए थी। मगर हकीकत कुछ और ही थी। उसकी हेल्थ मुश्किल से थोड़ी सी घटी थी। ऐसा लग रहा था मानो उस बॉस के पास कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। मैंने तुरंत उस पर ऑल सीइंग आई का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसकी सारी जानकारी मेरे सामने दिखाई देने लगी। नेक्रोमेंसर नाइट रिवेनल, लेवल 200, म्यूटेटेड फॉर्म, HP 100 मिलियन, MP 1 लाख, कमजोरी ध्वनि आधारित हमला और होली लाइट। ये देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। लेवल 200? ये तो लेवल 60 बॉस था। अचानक इतना बढ़ कैसे गया? क्या ये किसी तरह का एडवांस्ड म्यूटेशन था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि मेरे ड्रैगन ब्रीथ ने सिर्फ 30,000 डैमेज ही क्यों किया? मैं समझ नहीं पा रहा था। सौभाग्य से मेरे पास ऑल सीइंग आई थी। मैंने तुरंत उसकी स्किल्स चेक की और कुछ ही सेकंड में मुझे असली कारण मिल गया। समस्या उसकी पैसिव स्किल में थी, अमर शरीर। ये एक बेहद खतरनाक पैसिव स्किल थी। इसका प्रभाव था होली लाइट को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के डैमेज को 50% कम करना। इतना ही नहीं, एक बार में मिलने वाला अधिकतम डैमेज 9,999 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता था और ऊपर से वो हर सेकंड 5,000 HP रिकवर भी करता था। मैं अनायास हंस पड़ा। ये स्किल तो सच में पागलपन है। अब समझ आया कि मेरा ड्रैगन ब्रीथ इतना कम असर क्यों कर पाया। लेकिन सौभाग्य से कल ही मैंने अपने विंड स्पेल्स को अपग्रेड किया था, वरना आज इस राक्षस से निपटना लगभग नामुमकिन होता। ऐसे दुश्मनों के सामने जो एक ही वार में मिलने वाले भारी डैमेज को झेल सकते हो, विंड टाइप मल्टी हिट अटैक सबसे खतरनाक हथियार बन जाते हैं। ये सोचते ही मैंने तुरंत अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रैंक 7 विंड मैजिक, थंडरिंग 1000 ऑर्किड स्टॉर्म। हालांकि मेरे पास अभी भी 2 इंस्टेंट कास्ट के मौके बचे हुए थे, लेकिन इस बार मैं एक बात टेस्ट करना चाहता था। अगर मैं पूरा रैंक 7 स्पेल खुद कास्ट करूं तो उसे पूरा होने में कितना समय लगेगा? उसी समय आसमान में भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। काले बादल घूमने लगे, हवा चीखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रलय आने वाली हो। और ये देखकर नेक्रोमेंसर नाइट पूरी तरह भड़क गया। उसने अचानक अपनी विशाल काली तलवार उठाई और सीधे आसमान की तरफ तान दी। फिर उसके गले से एक भयानक दहाड़ निकली। अगले ही पल स्याही जैसे काले पानी की सुनामी चारों तरफ फैल गई। हजारों नहीं, लाखों मृत जीव उसकी पुकार पर दोबारा धरती पर लौट आए। पूरा मैदान अनडेड सेना से भर गया। फिर नेक्रोमेंसर नाइट ने अपनी विशाल तलवार नीचे घुमा दी। एक भयानक नेक्रोमेंटिक स्वॉर्ड एनर्जी आसमान को चीरती हुई मेरी तरफ बढ़ी। नेक्रोमेंसर स्लैश, उसकी सिग्नेचर स्किल। उस वार की ताकत इतनी भयावह थी कि हवा तक फटने लगी। चारों तरफ भारी गूंज सुनाई देने लगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया, क्योंकि उसी समय मेरा मंत्र पूरा हो चुका था। इटर्नल डिवाइन ग्रेस की वजह से जिस रैंक 7 स्पेल को सामान्य लोग काफी देर में पूरा करते, मैंने उसे 10 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लिया। अगले ही पल आसमान से विनाशकारी तूफान उतरा। नेक्रोमेंसर स्लैश उस तूफान के अंदर घुसते ही गायब हो गया, मानो उसे निगल लिया गया हो। लेकिन मैंने यही नहीं रोका। मैंने उंगली उठाकर पहले से मौजूद तूफान पर एक और स्पेल डाल दिया। तुरंत हवा की ताकत दुगने से भी ज्यादा बढ़ गई। पूरा आसमान बवंडरों से भर गया। नीचे खड़े खिलाड़ी ये देखकर स्तब्ध रह गए। ये क्या है? इसने पलक झपकते ही 3 बड़े स्पेल्स कास्ट कर दिए। आखिर ये आदमी कितना ताकतवर है? हर किसी की आंखों में अविश्वास था। उधर मैंने अपनी बची हुई सारी इंस्टेंट कास्टिंग मौके भी इस्तेमाल कर दिए, क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। आखिर सामने लेवल 200 का म्यूटेटेड वर्ल्ड बॉस खड़ा था। अगर एक रैंक 7 स्पेल काफी नहीं हुआ तो लगातार 3 रैंक 7 स्पेल्स जरूर काफी होंगे। मैंने मन ही मन कहा, अब तो मर ही जाएगा। अगर इसके बाद भी नहीं मरा तो मुझे भागना पड़ेगा। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई और साबित हो गया कि मैं बेवजह चिंता कर रहा था। नेक्रोमेंसर नाइट के सिर के ऊपर डैमेज नंबरों की बारिश शुरू हो गई। 1000, 2000, 1500, 2500, 3000। एक एक हिट का डैमेज बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन असली डरावनी चीज उसकी फ्रीक्वेंसी थी। हर सेकंड सैकड़ों हिट्स लग रही थी। पहली वेव खत्म होते होते नेक्रोमेंसर नाइट की हेल्थ सिर्फ 1/3 बची थी और उसके बाद आई दूसरी और तीसरी वेव ने उसे रिकवर होने का मौका तक नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी हेल्थ बार खाली हो गई और विशालकाय शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। बधाई हो, आपने वर्ल्ड बॉस नेक्रोमेंसर नाइट रिवेनल को मार दिया है। आपको 22 लाख एक्सपीरियंस प्राप्त हुए हैं। उच्च स्तर के दुश्मन को मारने का बोनस, 15 लाख अतिरिक्त एक्सपीरियंस प्राप्त। आपको 2000 स्किल पॉइंट्स प्राप्त हुए। 20 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स प्राप्त हुए। विशेष क्वेस्ट आइटम किंग्स हार्ट प्राप्त। आपकी क्लास ट्रांसफर क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। कृपया क्लास ट्रांसफर सेंटर लौटें। मैं धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। जहाँ अभी कुछ देर पहले नेक्रोमेंसर नाइट और उसका युद्ध घोड़ा खड़े थे, वहाँ अब खजानों का ढेर लगा हुआ था। कई गोल्ड इक्विपमेंट्स और उनमें से एक प्लैटिनम रोशनी से चमक रहा था। इतना ही नहीं, जमीन पर 2 स्किल बुक्स भी पड़ी थी। मैंने बिना देर किए सारी लूट समेट ली। फिर रैपिड विंड विंग्स दोबारा सक्रिय किए और पल भर
भर में वहाँ से गायब हो गया। कुछ देर बाद मैं वापस क्लास ट्रांसफर सेंटर पहुंच चुका था। मैंने काउंटर पर पहुंचकर कहा, मैं क्वेस्ट जमा करने आया हूँ। चश्मा पहने लड़की एकदम स्तब्ध रह गई। क्या हम सिर्फ 1.5 घंटे पहले मिले थे, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो मुझे ट्रांसफर रूम तक ले गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल स्पिरिट क्रिस्टल रखा था। मैं उसके सामने पहुंचा और दोनों हाथ उस पर रख दिए। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपका क्लास ट्रांसफर सफल हुआ। आप अल्टीमेट मैच बन चुके हैं। नई स्किल प्राप्त, आइस स्वॉर्ड, माना शील्ड। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर अनायास बुदबुदाया, कमाल है। फिर वही ब्लैक फेस। पूरी ब्लू प्लेनेट पर मैच क्लास की सबसे लोकप्रिय स्पेशलाइजेशन फायर और वेपन मैजिक मानी जाती थी, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मेरे हाथों में कोई भी स्किल बेकार नहीं रह सकती थी। मेरे लिए हर स्किल एक खजाना थी। क्लास ट्रांसफर पूरा होने के बाद मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला और लेवल अप से मिले सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिट स्टैट में डाल दिए, क्योंकि रैंक 7 मैजिक माना की बहुत बड़ी खपत करता था और आगे चलकर रैंक 8 मैजिक, यहाँ तक कि फॉरबिडन स्पेल्स भी आने वाले थे। मैं कभी नहीं चाहता था कि लड़ाई के बीच मेरा माना खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने अपने सारे नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्पिरिट एट्रीब्यूट में डाल दिए। उसके बाद मेरा लेवल फिर से तेजी से बढ़ने लगा। नेक्रोमेंसर नाइट को मारने से मिली भारी एक्सपीरियंस और लेवल लिमिट हटने के बाद मरे हुए सैनिकों को खत्म करने से मिली एक्सपीरियंस दोनों मेरे खाते में जुड़ चुकी थी। एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट बर्बाद नहीं हुआ। जब मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला तो खुद भी थोड़ा हैरान रह गया। मेरा कुल माना अब लगभग 40,000 तक पहुंच चुका था। इतना माना कि बिना किसी फ्री कास्टिंग स्किल के भी मैं लगातार 3 या 4 रैंक 7 स्पेल इस्तेमाल कर सकता था। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आने वाली नेशनल प्रोफेशनल परीक्षा के लिए अब मेरा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। मैं भी देखना चाहता था कि आखिर कौन सी बड़ी अकादमी मुझे अपने यहाँ भर्ती करने की हिम्मत रखती है। कुछ देर बाद मैं वापस अपने कमरे में लौट आया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैंने अपने पर्सनल स्पेस में रखी सारी चीजें बाहर निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले करीब 1 दर्जन इक्विपमेंट मेरे सामने दिखाई दिए। उनमें से 8 या 9 सिल्वर ग्रेड के थे, 3 गोल्ड ग्रेड के और सबसे खास एक प्लेटिनम ग्रेड का हथियार, वही काली विशाल तलवार जो नेक्रोमेंसर नाइट इस्तेमाल कर रहा था। ये एक वॉरियर और नाइट क्लास का एक्सक्लूसिव हथियार था। साधारण लोग इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे। सबसे खास बात, इसमें पेस्टिलेंस करप्शन नाम का विशेष प्रभाव मौजूद था और खास इफेक्ट वाले हथियार हमेशा बेहद महंगे बिकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे बेच नहीं सकता था क्योंकि सरकार हर प्रोफेशनल के इक्विपमेंट की कड़ी निगरानी करती थी। हालांकि अधिकारियों ने एक आधिकारिक रिकवरी चैनल भी खोल रखा था जहां अच्छे इक्विपमेंट ऊंची कीमत पर खरीदे जाते थे, लेकिन अभी मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि मैं इन चीजों का स्रोत आसानी से समझा सकूं। इसलिए मैंने फैसला किया कि फिलहाल इन्हें अपने पर्सनल स्पेस में ही रखूंगा और तब बेचूंगा जब मेरी ताकत काफी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैंने 2 स्किल बुक्स निकाली। असल खजाना तो यही थी। पहली स्किल बुक का नाम था एक्सप्लोसिव हैमर। ये एक आक्रमण और रक्षा दोनों प्रकार की स्किल थी और इसकी कीमत भी कम नहीं होने वाली थी। लेकिन जब मैंने दूसरी स्किल बुक देखी तो मेरी सांसें तक तेज हो गईं। स्केलेटन सोल्जर समन, एक असली नेक्रोमेंसी स्किल, और नेक्रोमेंसी पूरे मैच क्लास सिस्टम की सबसे दुर्लभ शाखाओं में से एक थी। मैंने बिना समय गवाए उसे सीखने का विकल्प चुन लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे सामने एक ठंडा सिस्टम मैसेज उभर आया, सीखना असफल। आपकी वर्तमान प्रोफेशन इस स्किल सिस्टम से मेल नहीं खाती। सीखने के लिए अतिरिक्त सामग्री मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू, ये आखिर क्या चीज है? मैंने काफी देर तक सोचा, लेकिन मुझे इससे जुड़ी कोई जानकारी याद नहीं आई। हालांकि मैं ज्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि अगर अभी ये स्किल सीख भी लेता तो उसे ऊंचे स्तर तक अपग्रेड करने के लिए मेरे पास पर्याप्त स्किल पॉइंट्स नहीं थे। कुछ समय बाद मैं जियानशेंग प्रेजर पवेलियन पहुंचा। वहां मैंने अपने अतिरिक्त इक्विपमेंट बेच दिए और बदले में 5 लाख से ज्यादा क्रेडिट हासिल कर लिए। उसी दौरान दुकान के मालिक से मुझे एक महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली। मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू हासिल करने के केवल 2 तरीके थे। पहला, प्रोफेशनल अलायंस या किसी बड़ी आधिकारिक गिल्ड में शामिल होना, फिर मेरिट पॉइंट्स या गिल्ड कंट्रीब्यूशन के बदले उसे प्राप्त करना, और दूसरा तरीका, किसी प्रसिद्ध प्रोफेशनल अकेडमी में प्रवेश पाना या नेशनल एंट्रेंस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करना, क्योंकि उन इनामों में भी मैजिकल एसेंस ब्रेक थ्रू शामिल हो सकता था। ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। लगता है नेशनल एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया था। ट्रेजर पवेलियन से निकलने के बाद मैं सीधे स्कूल की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मैंने फिर से अपने ईश्वरीय अनुग्रह टैलेंट का नया फंक्शन चालू किया। लगातार 6 बार स्किल पॉइंट खरीदने के बाद मेरे खाते में 8 लाख से ज्यादा स्किल पॉइंट्स जमा हो चुके थे। मैंने स्किल इंटरफेस खोला, अभी अभी मिली वेपन स्किल पर क्लिक किया और उसे एक ही बार में कई लेवल अपग्रेड कर दिया। अगर फायर एलिमेंट का काम
काम है सीधा नुकसान पहुंचाना और विंड एलिमेंट का काम है अटैक स्पीड बढ़ाना, तो वेपन स्किल का काम है पूरा कंट्रोल। इस लेवल की स्किल का नाम था सोल फ्रीज। ये दुश्मन की आत्मा को हमेशा के लिए बर्फ में कैद कर देती है। वो न हिल सकता है, न कोई स्किल इस्तेमाल कर सकता है, और ये असर तब तक नहीं टूटता जब तक आग से तोड़ा न जाए। यानी ये एक परमानेंट कंट्रोल स्किल थी। इसके बाद मैंने दूसरी पैसिव स्किल देखी जो दूसरे प्रमोशन के बाद मिली थी, माना शील्ड। पहले ये स्किल सिर्फ 10% नुकसान को माना से एब्जॉर्ब करती थी, लेकिन अब लगातार अपग्रेड करने के बाद ये बिल्कुल बदल चुकी थी। इस लेवल का नाम था इमॉर्टल लॉ बॉडी। इफेक्ट 1, जब भी नुकसान होगा 40% माना से एब्जॉर्ब होगा। इफेक्ट 2, अगर एलिमेंटल अटैक होती है और वो एलिमेंट तुमसे मेल खाता है तो नुकसान और भी कम हो जाएगा। इफेक्ट 3, अगर कोई ऐसा अटैक आए जो एचपी को सीधे 0 कर दे तो वो पूरा नुकसान माना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये इफेक्ट हर 30 दिन में सिर्फ एक बार काम करेगा। इतनी ताकतवर स्किल न सिर्फ नुकसान कम करती थी बल्कि मौत से बचने का एक मौका भी देती थी। पहले मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी बचाव, लेकिन अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी। दोनों नई स्किल्स अपग्रेड करने के बाद भी मेरे पास 5 लाख से ज्यादा स्किल पॉइंट्स बचे थे। इतने पॉइंट्स में किसी एक रैंक 7 स्किल को रैंक 8 तक अपग्रेड किया जा सकता था। मैं सोच ही रहा था कि कौन सी स्किल चुनूं, तभी मैं प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने पहुंच गया। बूढ़े प्रिंसिपल ने मुझे देखा तो उनकी आंखों में हल्की हैरानी आ गई। बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुमने खुद को संभाल लिया। मैंने कुछ नहीं समझाया, बस सीधे पूछा, प्रिंसिपल जू, मैंने सुना है कि हेड टीचर को मुझसे कोई जरूरी बात करनी है जो मेरे भविष्य से जुड़ी है। बात क्या है? ज़ुओकियान का चेहरा गंभीर हो गया। आज सुबह जियानशैंग के बाहरी लेवलिंग जोन में एक अनजानी अबिसल ऊर्जा फूट पड़ी और एक रियलिटी ट्रायल डंजन प्रकट हो गया। ये डंजन सिर्फ मैजिक प्रोफेशनल्स ही एंटर कर सकते हैं। मैंने एक पल सोचा, फिर पूछा, प्रिंसिपल, अगर ये ट्रायल पास हो जाए तो क्या मिलेगा? ज़ुओकियान बोले, इनाम में एक टाइटल मिलेगा, नाम है अबिस चैलेंजर। इस टाइटल में कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन इसे एक चाबी समझो, असली अबिस में घुसने की योग्यता। और इस बार का मैजिक ट्रायल पास करने का नियम बेहद आसान है। बस ट्रायल कॉपी के अंदर 3 घंटे टिके रहो। कोई मॉन्स्टर मारने की जरूरत नहीं, कोई बॉस किल नहीं। बात खत्म होते ही प्रिंसिपल मुझे सीधे डंजन एंट्रेंस पर ले गए, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि एंट्रेंस दिख भी नहीं रहा था। सब लाइन में खड़े थे। तभी एंट्रेंस के पास से एक चीख सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो जानिया बाहर निकल रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे आत्मा निकल गई हो। जब उसने बाहर खड़े अपने दादा जनक्शन को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दादा, अंकल बाहर नहीं आए। अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता, और एक जगह खड़े रहो तो मॉन्स्टर लगातार आते ही रहते हैं। पूरे डंजन में छुपने की जगह नाम को नहीं। आखिर में अंकल ने मुझे 4 एस्केप स्क्रॉल्स दिए, खुद उन मॉन्स्टर्स की आग अपने ऊपर खींच ली और हम बाहर निकल आए। जनक्शन और प्रिंसिपल दोनों चुप हो गए। दोनों के चेहरे पर एक ठंडी सिहरन थी। ये ट्रायल डंजन सिर्फ मेजर प्रोफेशन वालों के लिए था। कोई टैंक नहीं जो मॉन्स्टर रोके, कोई प्रीस्ट नहीं जो हील करे। अब लग रहा था ये कम से कम बेहद ऊंचे लेवल की डिफिकल्टी थी। उसी वक्त एंट्रेंस से एक के बाद एक लोग बाहर आ रहे थे। कराहने की आवाजें, चीखें, मदद के लिए पुकार। अनगिनत लोग खून से लथपथ थे। पूरा नजारा बेहद भयानक था। ये शायद वही लोग थे जो जानिया के साथ पहले ग्रुप में गए थे। मेरे पास खड़े ज़ुओकियान ने कड़वी मुस्कान दी। हम नाकाम रहे। डंजन की मुश्किल का अंदाजा गलत लगाया और कोई गाइड भी नहीं था, माफ करना। बूढ़े प्रिंसिपल जैसे एक पल में कई साल बूढ़े हो गए। उनका पूरा वजूद गहरी शर्म और पछतावे में डूब गया। लेकिन जब सब चिंता में डूबे थे तभी मैं डंजन एंट्रेंस के अंदर चला गया। ज़ुओ की नजर पड़ी हम तो वो एकदम हड़बड़ा गए। ठंडा पसीना छूट गया। ये क्या कर रहा है? इतना खतरनाक डंजन देखकर भी अकेले अंदर घुस गया। बाकी एकेडमी के स्टूडेंट्स भी हैरान थे। ये तो अपनी मौत मांग रहा है। अभी अभी प्रोफेशन बदली है और सीधे इस लेवल के डंजन में। उन जैसे नए लोगों के लिए तो बिना परमिशन के ऐसी जगह घुसना भी बेहद खतरनाक था, लेकिन मैं लाइट बैरियर पार कर चुका था। तभी सिस्टम का एक मैसेज आया, आप एक स्पेशल ट्रायल डंजन में एंटर कर रहे हैं। नाम फेलिकीन का टाइम सिटी। मैंने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था। रात का आसमान एकदम काला, कोई तारा नहीं, बस एक चांद जो 100 गुना बड़ा लग रहा था। रोशनी बेहद कम थी, लेकिन मेरी डिवाइन ऑल सीइंग आई स्किल की वजह से मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। ट्रायल क्वेस्ट, फेलिकीन में 3 घंटे जिंदा रहो। बचा हुआ वक्त 2 घंटे 59 मिनट 49 सेकंड। और एक दोस्ताना सलाह, अगर हो सके दिल की धड़कन रोक लो, सांस लेना बंद कर दो, वो आवाज से नफरत करता है। ये पढ़ते ही मैं समझ गया, ये मॉन्स्टर्स आवाज से शिकार ढूंढते हैं। तभी एक अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो कई काली परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थी और हवा में कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे तैर रहे थे। काली परछाइयां थी लाइट शेडो और हवा में तैरते चेहरे थे लाइट आई। एक आम प्रोफेशनल के लिए छुपना ही सबसे सही रास्ता होता, लेकिन मेरा रास्ता अलग था। अंधेरे से छुपकर नहीं निकला जाता दोस्त, आग से निकला जाता है। इन सबको मार दो, फिर न छुपने की जरूरत न भागने की। मेरे हाथों में आग की रोशनी चमकी। रैंक 4 फायर एरिया स्किल फ्लेम स्टॉर्म। एक के बाद एक 3 अटैक और चारों तरफ से घेरने आए 5-6 शैडो मॉन्स्टर्स एक पल में राख हो गए। लेकिन अगले ही पल और फुसफुसाहटें सुनाई दी। पास आ रही
रही थी। मैंने हाथ उठाया, एक छोटा सा इनकैंटेशन और रॉक डीमन को बुला लिया। वो मेरा खजाना था। फिर मैंने स्किल इंटरफेस खोला और पॉइंट्स लगाने का फैसला किया। इस बार का टारगेट था रैंक 8 फायर मैजिक। 5 लाख स्किल पॉइंट्स खर्च हुए और सिस्टम मैसेज आया, सेलेस्टियल फ्लेम ब्रेथ अपग्रेड हो गई। नई स्किल मिली, फायर स्पिरिट अवतार। कास्टिंग टाइम इंस्टेंट, कूल डाउन 3 दिन। इफेक्ट, फायर स्पिरिट फॉर्म में सभी फिजिकल नुकसान से इम्यून, सभी फायर नुकसान से इम्यून, उड़ने की ताकत मिलती है। इस फॉर्म में फायर स्किल चलाओ तो क्रिटिकल हिट चांस 100%, क्रिटिकल डैमेज भी 100% बढ़ जाता है। दुश्मन की मैजिक रेजिस्टेंस 50% इग्नोर होती है। जितने भी स्पेल में इनकैंटेशन लगता था सब इंस्टेंट हो जाते हैं। माना भी खर्च नहीं होता। और 3 मिनट का असेंशन स्टेट, जिसमें आग के एलिमेंट से एक महाविनाशकारी विस्फोट किया जा सकता है। वाह, ये तो कमाल की स्किल थी। इनकैंडेसेंस टाइप बेहद दुर्लभ। मैंने बस एक ख्याल किया और मेरी उंगलियों के पोरों पर गहरी नीली लौ जल उठी। फिर दोनों हाथ भड़भड़ा कर जलने लगे और एक पल में मैं खुद आग बन गया। जहां मैं खड़ा था वो जगह गायब होने लगी। चारों तरफ से आए अनगिनत शैडो डीमन एक चीख भी नहीं निकाल सके और उसी पल भाप बनकर उड़ गए। पूरे फेलिकीन शहर के हर शैडो और डार्क मॉन्स्टर बेचैन हो उठे। तापमान अचानक इतना बढ़ गया था कि सब कुछ रोशन हो गया। फिर मैं हवा में उड़ गया। फायर स्पिरिट फॉर्म की उड़ान विंड स्किल से कम नहीं थी। शायद तापमान की वजह से, शायद रोशनी की वजह से शहर की जमीन के नीचे छुपी कोई भयानक चीज पूरी तरह भड़क उठी। एक दहला देने वाली गड़गड़ाहट के साथ जमीन से एक विशाल काला पंजा निकला और सीधे आसमान में उड़ते नीले आग के पंछी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो पंजा मुझसे टकराया, मेरी लपटों ने उसे जलाकर काला कोयला बना दिया। उस विशाल जीव को गुस्सा आ गया। जमीन कांपने लगी, पहले से भी ज्यादा जोर से। और फिर अंधेरी खाई से 2 विशाल लाल आंखें जलती हुई नजर आईं। ये एक विशाल मकड़ी थी, शैडो कंडेंस्ड मकड़ी। इसका लेवल उस ऑल्टर्ड नेक्रोमेंसर नाइट से भी 20 लेवल ऊंचा था और उसके सारे स्टेटस नाइट से कहीं आगे। आम हालात में इस डंजन में आने वाला कोई भी प्रोफेशनल इस लेवल के मॉन्स्टर से कभी नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरी वजह से भड़का था। मैंने इसे जगा दिया था, लेकिन अब सोचा इसे मार दो तो डंजन भी खत्म हो जाएगा। असेंशन स्टेट में करीब 1.5 मिनट बचा था। मैंने एक हाथ फैलाया उस विशाल शैडो डीमन स्पाइडर की तरफ जो जमीन की गहराई में छुपी थी और हल्के से विस्फोट कर दिया। आसमान और जमीन के बीच का हर फायर एलिमेंट एक पल में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। पूरे फेलिकिन शहर का तापमान लाखों डिग्री तक उछल गया। उस भयानक गर्मी से शैडो डीमन स्पाइडर चीखने लगी। उसका एचपी आंखों के सामने घटने लगा। लाखों एचपी पलक झपकते 0 की तरफ। वो भागना चाहती थी बेतहाशा, हताश होकर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। असेंशन स्टेट का महाविस्फोट अचानक फट पड़ा। एक अंधा करने वाला नीला रोशनी का गोला जैसे परमाणु बम तेजी से फैला और पूरे फेलिकिन शहर को लपेट लिया। अनगिनत शैडो डीमन उस भयानक रोशनी में एक पल में खाक हो गए। पूरे डंजन में हर तरफ गहरी नीली लपटें जल रही थी। मैंने ये नजारा देखा और मैं खुद हैरान रह गया। रैंक 8 फायर मैजिक, इसकी ताकत बस विस्फोट है। मुझे लगा अब सेलेस्टियल ड्रैगन लिजर्ड भी उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। तभी याद आया इस टेक्निक का अभी कोई नाम नहीं था। एक पल सोचा और दिमाग में एक दृश्य उभरा। 6 पेन से कुनोहा पर हमला, वो दिव्य तबाही। कुनोहा जमीन पर मिला दिया गया था, बिल्कुल अभी की तरह। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। आज से इस टेक्निक का नाम होगा फायर डिवाइन रेट्रिब्यूशन। तभी सिस्टम मैसेज आया, बधाई हो, ट्रायल डंजन फेलिकिन टाइम सिटी पूरा हुआ। इस डंजन का हिडन एंडिंग अनलॉक हुई। हाई लेवल बॉस शैडो कंडेंस्ड डीमन मारा गया। नया टाइटल मिला, एबिस कॉन्करर। ये स्पेशल ट्रायल डंजन ब्लू स्टार के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बढ़िया, मेरे ऑपरेशन ने सीधे डंजन तबाह कर दिया और साथ में जानिया के दूसरे अंकल को भी बचा लिया। फिर मुझे डंजन से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब आंखें खुली तो मैं जागने शहर के बाहर हरे भरे मैदान में खड़ा था। बाहर इंतजार कर रहे सब लोग एकदम सन्न रह गए। मैं 3 मिनट भी नहीं रहा डंजन में। इतनी जल्दी कैसे निकल आया? और ये गोद में कौन है? ये चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जानिया चीखी, दूसरे अंकल। तब सबको समझ आया मैं किसी को बचा कर लाया था। जानिया ने देखा कि उसके दूसरे अंकल जिंदा है तो उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। आंसू पोंछते हुए उसने मुझे देखा। शुक्रिया। ये 2 शब्द सुनकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। 3 साल में जानिया ने स्कूल में हमेशा ठंडी सुंदरता का रूप रखा था। मुस्कुराना तो दूर, शुक्रिया तक कभी नहीं कहा। तुम्हारे मुंह से ये 2 शब्द सुनना आसान नहीं था। जानिया का चेहरा लाल हो गया और उसने जमीन पर पांव पटका। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस वक्त भी उसे छेड़ूंगा। तभी प्रिंसिपल आगे आए। बेटा, डंजन से 3 घंटे से पहले निकलो तो ट्रायल फेल माना जाता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल पूरे डंजन एरिया में एक अनाउंसमेंट गूंजी। सबके मुंह खुले रह गए। बधाई हो, प्लेयर ने स्पेशल ट्रायल डंजन फेलिकिन लाइट सिटी क्लियर किया। क्लियर टाइम 2 मिनट 42 सेकंड। रेटिंग S। अब से कोई भी प्रोफेशनल इस डंजन में एंटर नहीं कर सकता। इस डंजन का क्लियर रिकॉर्ड ब्लू स्टार के हिस्ट्री पैंथियन में दर्ज होगा। सब एकदम चुप। सबकी नजरें मुझ पर थी, जैसे किसी कायुत को देख रहे हो। प्रिंसिपल का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। इस लड़के में कुछ है, ये तो सोचा था, लेकिन इतना? न सिर्फ डंजन क्लियर
क्लियर किया, बल्कि पूरे ब्लू स्टार के वर्ल्ड पैंथियन में नाम दर्ज हो गया। आज तक पूरी दुनिया में 1000 से कम नाम है उस लिस्ट में। ये हर प्रोफेशनल का सबसे बड़ा सम्मान है और ये लड़का सिर्फ 18 साल का। तभी भीड़ में से एक टीचर आगे आए। तियानचुई एकेडमी में आओ, हम तुम्हें स्पेशल एडमिशन का मौका देंगे। एक पल के लिए सब चुप। तियानचुई एकेडमी पूरे प्रांत में दूसरी सबसे अच्छी एकेडमी। जब सबको लगा कि मैं तुरंत हाँ कर दूंगा, तभी मैंने सीधे मना कर दिया। वुन भी थोड़ा हैरान रह गया। उसके हिसाब से ये तो बेमिसाल मौका था। ये लड़का खुश क्यों नहीं हुआ? सोचो जरूर, शायद जिंदगी में एक ही बार ऐसा मौका मिले। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। असल में अगर आप पहले थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनाते तो शायद मैं सोचता भी ये भी आपकी जिंदगी का एक ही मौका था। प्रिंसिपल ने मन में सोचा, यार ये कुछ शब्द बड़े बेशर्म थे, लेकिन सुनकर दिल को चैन आ गया। वुन ने मुझे गहरी नजर से देखा और चला गया। अगले 10 दिन मैं बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि जियानशैंग के आसपास के सारे ट्रेनिंग जोन और डंजन अब मेरे लेवल के लिए बहुत छोटे थे। एग्जाम नजदीक था, बाकी स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस ले रहे थे और मैं घर पे आराम से बैठा रहा। 10 दिन बाद बाहर निकला, अपनी बची हुई चीजें बेची और बैंक का मैसेज आया, आपके अकाउंट में 7,49,680 युआन जमा हुए। मौजूदा बैलेंस 12,93,046.21 युआन। मेरी बचत अब आधिकारिक तौर पर 10 लाख पार कर चुकी थी। तभी एक और मैसेज आया, बैलेंस 10 लाख से ऊपर गया। आपका टैलेंट डिवाइन ग्रेस नया फंक्शन अनलॉक हुआ। मैंने टैलेंट इंटरफेस खोला, स्किल एनहांसमेंट, 10 लाख ब्लू स्टार करेंसी और उतने स्किल पॉइंट्स खर्च करके रैंक 8 या उससे ऊंची किसी एक स्किल को उसी रैंक की बेहतर वर्जन में अपग्रेड किया जा सकता है। यार मेरा टैलेंट सच में पेमेंट वाला टैलेंट बन गया। पहले पैसे से स्किल पॉइंट्स मिलते थे, अब पैसे से स्किल भी अपग्रेड होगी। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला, स्किल पॉइंट्स देखे, 9,74,639 पॉइंट्स। 10 दिन में रोज मिले फ्री पॉइंट्स मिलाकर लगभग 10 लाख के करीब। और वो पुराना छोटा सा सपना जो 1 महीने पहले जागरण के दिन देखा था, फायरबॉल को उसकी आखिरी सीमा तक पहुंचाना, वो सपना अब कल तक पूरा हो सकता था। एक बार पेमेंट करके चीजें जल्दी करूं। मैंने पेमेंट इंटरफेस खोला। 1 लाख युआन में मिल रहे थे 80,000 स्किल पॉइंट्स। दांत भिज गए। 1 पॉइंट के लिए 1 युआन से ज्यादा नहीं कर सकता। इसी रफ्तार से पेमेंट करता रहूंगा तो 10 लाख भी कम पड़ जाएंगे। रात को फिर स्टेटस पैनल खोला। इस बार स्किल पॉइंट्स 7 अंकों को पार कर चुके थे। स्किल पैनल खोला, रैंक 8 फायर स्पिरिट अवतार पर रुका, तैयार था। 10 लाख स्किल पॉइंट्स खर्च करके इस स्किल को रैंक 9 तक अपग्रेड करें। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, 1 क्लिक अपग्रेड। 10 लाख स्किल पॉइंट्स खर्च हुए। फायर स्पिरिट अवतार रैंक 9 हो गई। लेकिन ये अभी भी आखिरी नहीं था। मैंने अगले रैंक का प्रीव्यू देखा। एंशिएंट फॉरबिडन स्पेल अपग्रेड के लिए चाहिए थे 10 करोड़ स्किल पॉइंट्स। दिलचस्प, भले ही आगे करोड़ों पॉइंट्स चाहिए, मेरे लिए ये बस कुछ साल की बात है। लेकिन अभी मेरा लक्ष्य था सभी एलिमेंटल मैजिक में महारत, सबको आखिरी सीमा तक लेकर जाना। अगली सुबह मैं तिएने शहर पहुंचा। नेशनल प्रोफेशनल एग्जाम सेंटर के बाहर अनाउंसमेंट गूंज रही थी। वर्ष 3024 नेशनल प्रोफेशनल कॉलेज यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है। सभी कैंडिडेट्स लाइन में लगे, एक एक करके गेट से अंदर जाएं। ये एग्जाम आपके लेवल के हिसाब से अलग अलग डिफिकल्टी देगा। मैं गेट के अंदर गया और अगले ही पल मेरे सिर के ऊपर आइकन धीरे धीरे उभरा। पूरा एग्जाम हॉल एक पल के लिए रुक गया। यार ये तो गोल्ड स्टार है। भाई को प्रणाम। तभी एक एग्जामिनर आगे आई और मुझे साथ ले चली। हम चलते चलते एक दरवाजे के सामने रुके। लिखा था एंट्रेंस नंबर 1। वहाँ पहले से 20 से ज्यादा लोग खड़े थे। सबके सिर के ऊपर मेरी तरह गोल्ड स्टार। ये शायद बड़े घरानों और हाई लेवल फैमिली के पाले हुए जीनियस थे, लेकिन जब उन्होंने एक नया चेहरा देखा तो मजाक उड़ाने लगे। जियानशैंग का कैंडिडेट, ये जगह है कहाँ? कभी नाम भी नहीं सुना। इस दरवाजे में कोई गड़बड़ी तो नहीं? इस भूले बिसरे कोने से भी गोल्ड स्टार निकल सकता है? मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रजिस्ट्रेशन के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी पीछे से एक अकड़ भड़ी आवाज आई, भाई लेवल 25 तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं। एक दोस्ताना सलाह, नाइटमेयर डिफिकल्टी मत चुनना, अंदर के मॉन्स्टर तुम्हें कुचल देंगे। मैंने हल्के से पलट कर देखा। पीले बालों वाला एक लड़का इतरा रहा था। उसके आसपास खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसाए और हंसे। भाई के गोल्ड स्टार में भी फर्क होता है, हर कोई आपकी तरह लेवल 29 नहीं होता। पीले बाल वाला मन ही मन खुश हो गया, लेकिन उसकी नजर असल में उसके बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर थी। जब उसने मुड़कर उस लड़की को देखा तो लड़की की आंखों में नफरत थी। जॉइन ने ठंडी आवाज में कहा, जाओ काई, मेरा ध्यान खींचने के लिए ऐसे तरीके मत अपनाओ। उसी वक्त उसकी नजर मेरी तरफ मुड़ी और उसके चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि जैसे ही मेरे हाथ ने बेल छुई, बैरियर पर एक नंबर उभरा, लेवल 42। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। जाओकाई ने लेवल 42 देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। सर, मैं डिफिकल्टी सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, नाइटमेयर मोड चुनना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा, जैसे कोई बग है। एग्जामिनर हड़बड़ाहट से बाहर आया। रुको, मैं देखता हूँ। सच कहे तो उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। लेवल 42 ये आया कहाँ से? जब सिस्टम चेक किया तो माथे पर पसीना आ गया। सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। असल बात ये थी, सिस्टम का बेस कोड डिफिकल्टी रेंज सिर्फ लेवल 25 से 30 तक के लिए बना था। इस लेवल 42 के दानव ने पूरे एडमिशन सिस्टम को ओवरहीट कर दिया था। ये फैसला मेरे बस का नहीं। एग्जामिनर दौड़ता हुआ ऊपर चला
चला गया। अधिकारियों ने सुना तो कुछ देर चुप रहे। इतना टैलेंटेड कैंडिडेट दशकों में एक बार आता है। पुराना मोड वापस चालू करो, इसे स्पेशल छूट दो। बाकी स्टाफ ने एतराज किया, सर वो मोड बहुत खतरनाक है, पहले कई हादसे हो चुके हैं। लुआनिन ने सिर हिलाया, जमाना बदल गया है, इसके लिए नाइटमेयर मोड तो बस मजाक है। टीएनए के सभी 22 एग्जाम सेंटर्स को खबर करो, परगेटरी मोड एक साथ एक्टिवेट करो। ये सुनते ही सबकी रूह कांप गई। लेकिन सर, जिनके पास एबिसल टाइटल नहीं है वो इसे चुन ही नहीं पाएंगे। लुआनिन ने हाथ हिलाया, टाइटल दिखाने दो, जिनके पास है वो परगेटरी चुने, और अगर इस लेवल 42 लड़के के पास टाइटल नहीं है तो नाइटमेयर चुने। कोई बात नहीं, फैसला हो गया। एग्जामिनर हुक्म लेकर वापस दौड़ा, सभी कैंडिडेट्स ध्यान दे, परगेटरी मोड जोड़ा जा रहा है। जो पहले डिफिकल्टी चुन चुके हैं उन्हें एक बार और मौका मिलेगा। 3 हाथ उठे, जॉइन शांत चेहरे के साथ, जाओकाई और उसका एक साथी, तीनों अपना एबिसल टाइटल दिखाए। कंफर्म होने के बाद डिफिकल्टी बदली जाएगी। अगले ही पल तीनों के सिर के ऊपर 5 बड़े काले अक्षर उभरे, एबिस चैलेंजर। जाओकाई ने मुझे उकसाने वाली नजर से देखा। लेवल ऊंचा होने से क्या होता है, अगर ट्रायल पास नहीं किया तो परगेटरी मोड छू भी नहीं सकते। सबकी नजरें मेरी तरफ। मैं सच में थोड़ा कंफ्यूज था, टाइटल पहनते कैसे हैं? जाओकाई मन ही मन खुश हो गया। नाटक बंद करो, है ही नहीं तुम्हारे पास, है ना? एग्जामिनर ने शांति से समझाया। अपना पर्सनल पैनल खोलो, अपने नाम पर देर तक दबाओ, टाइटल लिस्ट आ जाएगी। मैंने एग्जामिनर की बात मानी, जल्दी से टाइटल कॉलम खोला, लेकिन उंगली थोड़ी फिसल गई और पहला टाइटल गलती से सेलेक्ट हो गया। अगले ही पल जैसे आंखों के सामने बिजली कड़की, सुनहरी रोशनी का विस्फोट और मेरे सिर के ऊपर उभरा डंजन वर्ल्ड रिकॉर्ड पैंथियन होल्डर। पूरा हॉल एक पल को जम गया। यार ये क्या है? 24 कैरेट गोल्ड टाइटल, इतना स्वैग! मैंने सबके चेहरे देखे और खुद उलझ गया। मैंने ऊपर देखा, टाइटल पढ़ा, यार ये तो बहुत ज्यादा फ्लैशी है। मेरे सिर के ऊपर 2 टाइटल एक साथ चमक रहे थे, एक सुनहरा, एक खूनी लाल। चारों तरफ अबिसल एनर्जी घूम रही थी। पूरा माहौल काला हो गया। एटीट्यूड बस मैक्सिमम। भीड़ फिर से सन, ये जानबूझकर कर रहा है ना? जरूर जानबूझकर कर रहा है। इस लड़के के पास इतने अल्ट्रा रेयर टाइटल कैसे है? पैंथियन का टाइटल सबने सुना था, भले ही देखा नहीं था। ब्लू स्टार के हर प्रोफेशनल का सपना। और अब ये अबिसल प्रेशर वाला कॉन्करर टाइटल। हम तो बस चैलेंजर हैं और ये पहले से कॉन्करर है। सबकी ये हालत देखकर मैं खुद थोड़ा बेबस हो गया। सच में मुझे लो प्रोफाइल रहना था। एग्जामिनर का माथा पसीने से भीग गया। इस 18 साल के लड़के के सामने उसकी कोई औकात नहीं बची थी। आपके सिर का टाइटल आपको अब इस डंजन में एंटर करने की योग्यता भी देता है। वैसे मैंने इस टाइटल को पहले कभी नहीं देखा था। एग्जामिनर थोड़ा शर्मिंदा हो गया। 4 प्रमोशन हो चुके थे उसके, लेकिन अब इस कॉन्करर टाइटल कैसे मिलता है उसे आज तक पता नहीं था। मैंने चुपचाप वो 24 कैरेट गोल्ड पैंथियन टाइटल हटा दिया और बस हाँ कह दिया। जाओकाई का दिमाग उस पल बंद हो गया। उसे लगा ये इंसान नहीं, कोई अबिसल दानव है जो इंसान के भेष में आया है। लेकिन जोइन, उसकी नजर मुझ पर से हटी नहीं रही थी। खूबसूरत, ताकतवर, रहस्यमय, ये तीनों चीजें जो लड़कियों को सबसे ज्यादा खींचती हैं, एक ही इंसान में। जोइन जैसी जो पूरे जियानशेंग में सबसे ऊंची मानी जाती थी, वो भी बरबस इज्जत महसूस कर रही थी। तभी अनाउंसमेंट गूंजी, सभी कैंडिडेट्स ध्यान दें, वर्ष 3024 का नेशनल प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम 5 मिनट में शुरू होगा। सभी डंजन में एंटर करें। अगले ही पल सब डंजन की रोशनी में समा गए। कुछ पल का अंधेरा और फिर आंखें खुली। मैं एक बिल्कुल सफेद अनंत खाली जगह में खड़ा था। तभी दिमाग में डंजन का मैसेज आया, कैंडिडेट लिंगली, 1 मिनट में आपके सामने एक मॉन्स्टर आएगा, लेवल 30 गॉब्लिन। वो हिलेगा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जितनी जल्दी खत्म करो उतना ज्यादा स्कोर। नियम सुनकर पहले हैरान हुआ, फिर निराशा आई। यही है परगेटरी लेवल। जैसे ही गॉब्लिन सामने आया, मैंने हाथ उठाया और एक फायरबॉल। 2 सेकंड 30 सेंटीसेकंड, खत्म। बाहर बड़े स्क्रीन पर रिजल्ट देखकर सब हैरान। बाकी सबने आधी एचपी घटाई और इसने एक ही झटके में। मैं डंजन में बैठकर उंगली से जमीन पर गोले बना रहा था। बोर हो गया था। सोचा था नेशनल एग्जाम परगेटरी जैसा कठिन होगा, लेकिन ये तो गुड़िया का खेल निकला। दूसरा राउंड आया, 20 से 1000 गॉब्लिन। मजाक है क्या? एक फ्लेम साइक्लोन और सब एक पल में राख। एग्जाम सेंटर के बड़े हॉल में बैठे अधिकारी मुझे इस हाल में देखकर हंसने लगे। लुआनिन ने स्क्रीन देखा और बोला, इसके पास एरिया डैमेज नहीं होता क्या? फिर थोड़ा रुककर खुद ही बोला, चलो ये भी मान लेते हैं। सबने सहमति दी। आखिर ये लड़का एक साधारण प्रोफेशन का है, रेयर प्रोफेशन से मुकाबला कैसे करेगा? लेजेंडरी प्रोफेशन की तो बात ही छोड़ो। अगले ही पल सभी डंजन रीसेट हुए, 20-20 गॉब्लिन। लेकिन तभी एग्जाम सेंटर के बड़े स्क्रीन पर एक तेज लाल रोशनी फूटी। आसमान से एक जलती हुई लकीर गिरी और 20 के 20 गॉब्लिन सीधे पिघल गए, गायब। लुआनिन अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, आंखें फैल गईं। रैंकिंग फिर अपडेट हुई। कैंडिडेट 001 पहला स्थान, दूसरा राउंड क्लियर, टाइम 10.1 सेकंड, स्कोर 1000 पॉइंट्स। पूरे हॉल के बड़े अधिकारी आंखें फाड़कर स्क्रीन देखते रह गए। कुछ तो सीधे बड़े साहब के सामने ही गाली दे बैठे। रोज की शालीन छवि एक पल में धराशायी। लुआनिन ने गहरी सांस ली। पिछले 600 से ज्यादा नेशनल एग्जाम के रिकॉर्ड खंगालो। दूसरे राउंड का सबसे पुराना बेस्ट रिकॉर्ड क्या था? एक सहायक तुरंत बोला, अभी देखता हूँ। साफ था, उसे भी लग गया था, रिकॉर्ड
टूट चुका है। लुआनिन ने याद दिलाया, साथ में टेक्निकल टीम से चेक करवाओ, डंजन में कोई बग तो नहीं, और इस लड़के का स्टेटस और इक्विपमेंट भी चेक करो, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं। जल्द ही जवाब आया, सर सब नॉर्मल है, डंजन में कोई गड़बड़ी नहीं, स्टेटस और डेटा सब सही है, ये स्कोर पूरी तरह सच्चा है। रिपोर्ट देने वाला सहायक खुद बहुत एक्साइटेड था। लुआनिन का मूड अच्छा हो गया। फिर अगली खबर आई तो वो और खुश हो गया, सर पुराने रिकॉर्ड मिले। परगेटरी मोड में दूसरे राउंड का बेस्ट रिकॉर्ड था 0.48 सेकंड, 100 साल से किसी ने नहीं तोड़ा, और जिसने बनाया था उसका नाम था जेंगिन गोंग। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल में एक ठंडी सांस खींची। लुआनिन चौंका, क्या वो हमारे दौर के 21वें वॉर गॉड हैं? सहायक ने सिर हिलाया। लुआनिन थोड़ा बेचैन हो गया, उसे लग रहा था वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, लेकिन वो बड़े स्क्रीन को चमकती आंखों से देखता रहा। इस लड़के ने इतिहास बना दिया। तभी एक बुजुर्ग अधिकारी बोले, सच कहूँ तो ये रॉ स्कोर उसके साथ थोड़ा नाइंसाफी है। लुआनिन ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने उंगली उठाई और स्कोर लिस्ट की तरफ इशारा किया। देखो ये परफेक्ट स्कोर है और दूसरे नंबर वाले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। लुआनिन ने देखा और समझ गया। कड़वी मुस्कान आई, नाइंसाफी तो है लेकिन नियम सबके लिए एक जैसा है। हमने मिलकर इस नियम को बनाया था। किसने सोचा था कभी इतना बेतुका स्कोर भी आ सकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए, कोई बात नहीं, ताकतवर हमेशा ताकतवर रहता है। मुझे यकीन है इस साल डोंग जियांग की पहली पोजीशन इसी लड़के की है। वैसे इसने 0.1 सेकंड का रिकॉर्ड कैसे बनाया? कौन सा स्पेल था? एक अधिकारी बोला, रैंक 4 फायर स्पेल था। फ्लेम स्टॉर्म का नॉर्मल कास्टिंग टाइम 5 सेकंड है, लेकिन इसने इंस्टेंट कास्ट किया। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल, सब जाग गए। एक साधारण मेजर सिर्फ प्रोफेशन की ताकत से नहीं आका जाता, टैलेंट, स्किल, इक्विपमेंट कॉम्बिनेशन सब मायने रखता है। लेकिन अगले ही पल जब सबने फिर से बड़े स्क्रीन की तरफ देखा तो मुंह खुला रह गया। मैं जमीन पर बैठा था और एक बड़ी चिकन लेग पीस आराम से कुतर रहा था। बड़े मजे से खा रहा था। सिस्टम बता रहा था दूसरा राउंड खत्म, तीसरा 1 मिनट में शुरू होगा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरे राउंड का नियम सुना तो लगा चलो थोड़ा सेंस तो है। पहले 2 राउंड में सिंगल और ग्रुप डैमेज था, तीसरे में था ओवरऑल एंड्योरेंस टेस्ट। मैंने मन में हिसाब लगाया, गॉब्लिन जायंट की एचपी अनलिमिटेड है तो ज्यादा नुकसान के लिए एंड्योरेंस मैनेज करना होगा। 10 सेकंड की उल्टी गिनती, गॉब्लिन जायंट रिफ्रेश हुआ। मैंने हाथ उठाया, उसके सिर के ऊपर एक हरी बवंडर बनी, हवा से धारदार ब्लेड बने और लगातार उसकी चमड़ी काटते रहे। रैंक 4 विंड स्पेल स्टॉर्म साइक्लोन, इसे चुनने की वजह थी लंबी लड़ाई में एक कास्ट में सबसे ज्यादा कुल नुकसान। धीरे काटता है लेकिन बहुत देर तक काटता है। एक बार कास्ट होने के बाद पूरे आधे घंटे तक चलता है और गॉब्लिन जायंट बस खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। तो मैंने उस मैकेनिज्म का पूरा फायदा उठाया। 1, 2, 5, 10, 20 साइक्लोन की संख्या बढ़ती ही गई। दर्जनों साइक्लोन एक साथ, हर सेकंड नुकसान की रफ्तार देखने वालों की सांसें रोकते। एग्जाम सेंटर में सब हैरान, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरे नुकसान के नंबर जो पहले नंबर 1 पर थे अचानक 0 हो गए। रैंकिंग से मेरा नाम गायब। ये देखकर हॉल में हलचल, और फिर स्क्रीन पर जो दिखा उसने सबकी आंखें फाड़ दी। वो विशाल गॉब्लिन जायंट धीरे धीरे गिर रहा था। नोटिफिकेशन आई, कैंडिडेट लिंगली के डंजन में अभूतपूर्व स्थिति, अनलिमिटेड एचपी वाला मॉन्स्टर मारा गया। लुआनिन ने माथे पर बल डाले, ये हो क्या रहा है? कोई मैकेनिज्म फेल हुआ? डंजन मेंटेनेंस की पूरी टीम ठंडे पसीने में। सबको पता था अगर ये ठीक से न संभला तो बड़ा बवाल होगा, लेकिन जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। तभी गोगान को कुछ याद आया, लुआनिन क्या गॉब्लिन जायंट की एचपी सच में अनलिमिटेड थी? लुआनिन ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, अगर सच में अनलिमिटेड होती तो वो अजय होता। एचपी अनलिमिटेड दिखती है लेकिन असल में एक शर्त है। गोगान सोच में डूब गए। कुछ देर बाद आंखें चमकी, मुझे लगता है समझ गया। अगर मेरा अंदाजा सही है तो इस लड़के ने फिर से इतिहास बना दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। अजय को हराने वाला पहला इंसान। टेक्निकल टीम का जवाब आया, सब नॉर्मल है सर, लेकिन वो कैसे मारा हमें नहीं पता। लुआनिन नाराज नहीं हुए, बल्कि इससे उनका और गोगान का अंदाजा पक्का हो गया। राजधानी को रिपोर्ट भेजो, हमारे एग्जाम डंजन का बेस आर्किटेक्चर सिर्फ वो लोग देख सकते हैं। कुछ देर बाद राजधानी से जवाब आया, गॉब्लिन जायंट की एचपी अनलिमिटेड नहीं थी, असल में उसके पास था 10 लाख एचपी। हर हिट पर 1 एचपी कटती थी। 10 लाख बार हिट होने पर असली एचपी 0 और वो मर गया। कैंडिडेट ने कोई गड़बड़ी नहीं की, मॉन्स्टर का खुद का मैकेनिज्म था, इसलिए ये राउंड पास माना जाए और मैक्सिमम स्कोर दिया जाए। साथ ही हमारे बड़े साहब को ये कैंडिडेट बहुत दिलचस्प लगा। अगले राउंड की रिकॉर्डिंग सीधे हमें भेजें। लुआनिन और गोगान के गंभीर चेहरों पर मुस्कान आ गई। तीसरे राउंड के आखिरी मिनट में मेरा नाम फिर से लिस्ट के ऊपर आया। पहला स्थान कैंडिडेट लिंगली, आउटपुट अनलिमिटेड, स्कोर 2000 पॉइंट्स। किसी को यकीन नहीं आया, न नंबर न हिसाब, बस अनलिमिटेड। तभी अनाउंसमेंट आई, चौथा राउंड 30 सेकंड में शुरू होगा। सभी कैंडिडेट्स के चेहरे पीले पड़ गए। तीसरा राउंड अभी खत्म हुआ था, माना लगभग खाली, और अब बिना रुके चौथा राउंड। नियम सुनाई दिए, ये राउंड ओवरऑल स्किल का टेस्ट है। 20 सेकंड में एक गॉब्लिन किंग आएगा, 50,000 एचपी, आर्मर और मैजिक रेजिस्टेंस 1000। वो खुद अटैक नहीं करेगा, लेकिन
लगातार एलीट टीम बुलाता रहेगा। गॉब्लिन एलीट टीम में 4 टाइप, वॉरियर, मैज, असैसिन, डिफेंडर। राउंड टाइम 10 मिनट। एचपी रीसेट नहीं होगी। गॉब्लिन किंग मारने के बाद बची हुई एचपी के हिसाब से स्कोर। नियम सुनकर मैंने भौहें उठाई। वाह, पहली बार कुछ रियल लगा। सिर्फ नुकसान नहीं, मूवमेंट, एंड्योरेंस, एडेप्टेबिलिटी भी दिलचस्प। सिस्टम का ऑर्डर आया। एक मोटा बदशक्ल ताजपोशी वाला गॉब्लिन किंग सामने आया, उसके साथ दर्जनों एलीट मॉन्स्टर। दूसरे सभी डंजन में कैंडिडेट्स लगभग तुरंत हाथ उठाकर हार मान गए, माना एक बूंद भी नहीं बची थी। एलीट टीम के मॉन्स्टर बिना रहम के कुचल रहे थे। डंजन का ब्लड लॉक सिस्टम उस वक्त सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन बड़े स्क्रीन के बीच में मेरा डंजन पूरी तरह शांत। गॉब्लिन किंग हो या उसकी पूरी एलीट टीम, सब के सब बर्फ की मूर्तियां बन चुके थे। मैं खड़ा था। फायर, विंड, आइस, तीनों एलिमेंट एक साथ। सांस भी नहीं फूली। इन 4 राउंड में जितने झटके लगे, जितनी हैरानी हुई, और ये लड़का रैंक 4 आइस स्पेल स्नो स्टॉर्म इस्तेमाल कर रहा था। सभी मॉन्स्टर कंट्रोल में आए, फिर मैंने उनका दुख खत्म कर दिया। रैंक 4 फायर स्पेल फ्लेम स्टॉर्म, एक के बाद एक, जलती आग और जमती बर्फ का टकराव। बर्फ के टुकड़े उड़े, चिंगारियां बिखरी। दर्जनों गॉब्लिन एलीट दूसरे फ्लेम स्टॉर्म तक एचपी एक धागे पर, तीसरे ने सीधे खत्म। और गॉब्लिन किंग चौथे फ्लेम स्टॉर्म के बाद फ्रीज टूटा। रैंक 6 पैसिव स्किल पियर्सिंग आइस का असर। बर्फ तोड़ने पर दुश्मन की मैक्सिमम एचपी सीधे कट जाती है। तो भले ही किंग की एचपी एलीट से ज्यादा थी, 4 फ्लेम स्टॉर्म के नुकसान में एचपी कट की परसेंटेज अटैक जुड़ी। एक चीख और गॉब्लिन किंग ढेर। चौथे राउंड की शुरुआत से सिर्फ 30 सेकंड। एग्जाम हॉल की मीटिंग रूम में मौत जैसी खामोशी। फिर लुआनिन उठे और तालियां बजाईं, और देखते ही देखते पूरा हॉल खड़ा हो गया। चारों राउंड परफेक्ट स्कोर, कोई कमजोरी नहीं। इस साल डोंगजियांग प्रांत का टॉपर यही है। लुआनिन हल्के से कांप रहे थे। इस लड़के ने सिर्फ 1-2 रिकॉर्ड नहीं तोड़े, उसने एक नई मिसाल बनाई। डोंगजियांग में आज तक ऐसा जीनियस नहीं आया था। और सच तो ये था, परगेटरी मोड के चौथे राउंड में भी उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। उसी वक्त टीएनए के पहले एग्जाम सेंटर से मैं डंजन के लाइट कर्टन से बाहर निकला, जैसे छुट्टी से वापस आया हो। बाहर एक आधे उम्र का आदमी खड़ा था, एजुकेशन ब्यूरो की यूनिफॉर्म में। मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो कॉमरेड लिंगली, इस साल डोंगजियांग प्रांत के टॉपर। चारों राउंड परफेक्ट। मैंने थोड़ा सोचा, 5वां राउंड नहीं था क्या? लुआनिन मुस्कुराए, है, लेकिन वो यहाँ नहीं होगा, डीडी जाना होगा। दोपहर में आराम करो, मैं खुद तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। 5वें राउंड की डिटेल वहाँ पहुँचने पर कोई समझाएगा। ये राउंड एक स्पेशल एबिसल डंजन में होगा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मैं यहाँ मुख्य रूप से तुमसे मिलने आया था, और साथ में इनाम भी देना था। मेरी आंखें चमकी। इनाम भी है? आओ। लुआनिन ने इशारा किया। पास आने पर एक काला स्क्रॉल निकाला और तोड़ दिया। अगले ही पल हम एक भूमिगत तिजोरी में थे। पहले अपना प्रोफेशनल नंबर दो, पैसे ट्रांसफर करते हैं। प्रांत में पहले नंबर का इनाम है 10 लाख एक्सिया क्रेडिट बतौर स्कॉलरशिप, साथ में 1000 एक्सचेंजेबल स्किल पॉइंट स्क्रॉल। ये भी फिक्स्ड इनाम है। इसके अलावा ट्रेजरी लिस्ट में से एक T2 ट्रेजर चुन सकते हो, और प्रोफेशनल स्किल बुक लिस्ट में से एक स्किल बुक। मेरे मन में हलचल, यार 1000 एक्सचेंजेबल स्किल पॉइंट स्क्रॉल। ब्लू स्टार के मौजूदा रेट पर ये 10 लाख से कहीं ज्यादा था, लेकिन मुझे ये स्किल पॉइंट्स नहीं चाहिए थे। मैंने कहा, डायरेक्टर लुआनिन, ये 1000 स्किल पॉइंट स्क्रॉल क्या पैसों में बदल सकते हैं? लुआनिन ने हैरानी से देखा। उन्हें लगा मैं ट्रेजरी से और ट्रेजर लेना चाहता हूँ। उन्होंने सिर हिलाया। ये फिक्स्ड इनाम है, ट्रेजरी से एक्सचेंज नहीं होगा। मैंने भी सिर हिलाया। ट्रेजर नहीं चाहिए, सीधे पैसे चाहिए। लुआनिन एक पल के लिए रुके। पैसे? लेकिन शुद्ध मूल्य में 1000 स्किल पॉइंट स्क्रॉल के बदले जो पैसे मिलेंगे वो उन पॉइंट्स की असली कीमत से कम होंगे। हाँ, मुझे पता है, फिर भी पैसे चाहिए। लुआनिन ने सोचा, शायद इस बच्चे की घर की हालत बहुत खराब है। पहला स्थान जीतने के बाद भी परिवार के लिए पैसे जुटाना चाहता है। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, एक्सचेंज में करीब 20% का नुकसान होगा, लेकिन वो 20% आज मैं अपनी जेब से दूंगा। तुम्हारे 1000 स्किल पॉइंट स्क्रॉल करीब 53,50,000 एक्सिया में बदलेंगे। स्कॉलरशिप के 10